हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने चैप्टर 1 देखा उसके बाद कैसे फ्रीडम और राइट के कॉन्सेप्ट आइडियाज़ इमर्ज हो रहे थे, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में कोई चेंज आता है, आइडियाज़ में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं सोशल चेंज। अब क्या हुआ, बहुत पावरफुल आइडियाज़ इमर्ज होने लग गए, जैसे कि फ्रीडम का आइडिया या फिर इक्वालिटी का आइडिया। कब? रशियन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर रशियन रेवोल्यूशन के बाद लोगों को यह एहसास होने लगा कि हाँ, अगर हम चाहें तो हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो मोनार्क की पावर को, किंग की पावर्स को कम कर सकते हैं या फिर किंग को हटा सकते हैं। यही आइडियाज़ इमर्ज होने लग गए। पर सारे लोग नहीं थे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, मतलब कि सोसाइटी में चेंज चाहते थे। तो यही आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ वाली कैटेगरीज़ को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। उन कैटेगरीज़ के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ थी। एक थी कंजर्वेटिव्स, एक थी रेडिकल्स और एक थी लिबरल्स। ये 3 कैटेगरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो पहले देखेंगे कि लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स वो थे जो एक ऐसा नेशन चाहते हैं जिसमें टॉलरेंस हो ऑल रिलीजन्स की, मतलब कि सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब जैसे कि हमने देखा था चैप्टर 1 में, उसमें स्टेट्स में डिवाइड था। जो कि फर्स्ट स्टेट थी वो क्लर्जी को दे रखी थी, मतलब चर्च वालों को। तो इन्होंने देखा कि चर्च को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो इसीलिए इन्होंने, लिबरल्स ने ये आइडिया निकाला कि नहीं, एक ऐसा नेशन हो जहाँ पर सारे रिलीजन्स को एक तरीके से देखा जाए। सेकेंड चीज़ इन्होंने क्या बोली कि अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी रूल, मतलब कोई डायनेस्टी, कोई रूलर, कोई किंग हम पे राज ना करे। सेफगार्ड्स हो कि अगर कोई गवर्नमेंट आ भी जाती है तो हमारे पास ये राइट हो कि अगर हमें वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही तो हम उसको हटा सकें। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या बोली कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो पीपल्स के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है। अगली चीज़ इन्होंने कही लो वेल ट्रेन जुडिशरी, मतलब कि जो लॉज बनाए जाएं वो एक वेल ट्रेन जुडिशरी के द्वारा बनाए जाएं और उस जुडिशरी पर किसी का रूल ना हो या फिर किसी का प्रेशर ना हो, किसी ऑफिसर्स का या फिर किसी रूलर्स का। और इससे नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बोली दे वर नॉट लाइक डेमोक्रेट्स, उन्हें डेमोक्रेट्स नहीं पसंद थे। किन्हें डेमोक्रेट्स नहीं पसंद थे? लिबरल्स को। डेमोक्रेट्स वो होते हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, जो डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, पर ये लोग डेमोक्रेट्स को लाइक नहीं करते थे और ये बिलीव नहीं रखते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। इन्हें वोट सिस्टम चाहिए था, वोटिंग सिस्टम, बट ये चाहते थे कि सिर्फ मैंस वोट कर पाएँ और वो भी वो मैंस जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी। लिबरल्स नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को वोट का अधिकार मिले, इसीलिए इनकी आइडियोलॉजी, इनके जो आइडियाज़ हैं वो इसमें बिलीव रखते थे कि वुमेन्स को वोट का अधिकार ना दिया जाए। अब देखेंगे सेकंड चीज़ रेडिकल्स के बारे में। अभी हमने फर्स्ट चीज़ लिबरल्स के बारे में देख ली कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके आइडियाज़ क्या थे, वो सोसाइटी में कैसा चेंज लाना चाहते थे। अब देखते हैं कि रेडिकल्स क्या चाहते थे। रेडिकल्स चाहते थे एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री को दर्शाए, मतलब कि जो मेजॉरिटी है कंट्री की उसके द्वारा वो गवर्नमेंट बनाई जाए, उसकी पसंद की वो गवर्नमेंट हो। और इन्होंने जो वुमेन्स का सेफग्रेट मूवमेंट है, सेफग्रेट मूवमेंट क्या होता है? सेफग्रेट मूवमेंट वो होता है जिसमें स्ट्रगल होता है या फिर जिसमें वोट के लिए वुमेन्स लड़ती हैं कि हमें भी ये राइट दो कि हम भी वोट देना चाहते हैं, तो इन्होंने उसे भी सपोर्ट किया। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या की, ये अपोज करते थे किस चीज़ को? प्रिविलेज को। ये बोलते थे कि जो लैंड ओनर्स हैं, रिच लैंड ओनर्स हैं या फिर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको प्रिविलेज ना दी जाए। और ये लोग बोलते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चलो हो प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही हाथों में वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है।
अब देखते हैं कंजर्वेटिव्स कौन थे। कंजर्वेटिव ऐसे पीपल थे जो रेडिकल्स को और लिबरल्स को अपोज करते थे, मतलब वो पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये जो रेडिकल्स के आइडियाज़ हैं या फिर ये जो लिबरल्स के आइडियाज़ हैं ये बेकार हैं। और आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन देयर माइंड्स, ये लोग बिल्कुल भी सोसाइटी में चेंज नहीं लाना चाहते थे, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज किया और बोला हाँ ज़रूरत है कंट्री में चेंज की। फिर इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स ने अपोज किया आइडिया ऑफ चेंज को। 18th सेंचुरी में इन्होंने बोला कि नहीं, चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बाय द 19th सेंचुरी इन्होंने एक्सेप्ट किया 19th सेंचुरी में ये कि हाँ कंट्री में चेंज आना चाहिए, पर जो चेंज का प्रोसेस हो वो थोड़ा धीरे हो। अब देखते हैं टॉपिक 1.2 दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब क्या हो रहा था, सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक चेंज आ रहा था विद इन अ कंट्री, विद इन अ यूरोप। तो अब क्या हुआ, न्यू न्यू सिटीज़ इमर्ज हो रही थी, इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज हो रहे थे और बहुत ज़्यादा रेलवे एक्सपेंड कर रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हो रहा था बेसिकली। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे मैंस वुमेंस एंड देयर चिल्ड्रंस, उन्हें फैक्ट्रीज़ में वर्क मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई, पर जो वर्क आवर होता था वो तो बहुत ज़्यादा था, पर जो उनके वेजेस थे, उनकी तनख्वाह थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण जो उन्हें हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की दिक्कतें आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इल हो रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे कि उन्हें कम वेजेस में भी काम करना पड़ता था। तो रेडिकल्स एंड लिबरल्स आगे आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया, इन इश्यूज़ का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास सिंगल प्रॉपर्टी थी, मतलब कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, ऐसा नहीं था कि उसमें किसी और का हिस्सा था। और ये जो रेडिकल्स एंड लिबरल्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे और ये भी एम्प्लॉयर्स थे। और इन्होंने जो अपनी वेल्थ इकट्ठी की, अपने पास प्रॉपर्टी और पैसा इकट्ठा किया, इन्होंने ट्रेड के थ्रू किया या फिर इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू किया, बट फिर भी ये लोग कॉमन पीपल्स के ऊपर ध्यान देते थे, उनके बारे में सोचते थे, इसीलिए इन्होंने उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ, ये जो रेडिकल्स हैं और लिबरल्स हैं ये बोलते हैं कि ये जो क्लास है जो फैक्ट्रीज़ में कम वेजेस पे ज़्यादा घंटों के लिए काम कर रही है, इनके लिए कुछ डेवलपमेंट आना चाहिए, क्योंकि ना तो इनको बेटर लिविंग कंडीशन मिल रही है और ना ही इन्हें सैनिटेशन मिल रहा है। तो ये उनके लिए थोड़ा डेवलपमेंट लाता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थी इकोनॉमी। और ये लोग अपोज करते हैं उन आइडियाज़ को जो कि बर्थ के बेस पे प्रिविलेज देते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो क्लर्जी हैं वो फर्स्ट स्टेट में आते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको प्रिविलेज मिलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, जो प्रिविलेज है वो एफर्ट देखना चाहिए कि लोग जो हैं वो कितना एफर्ट कर रहे हैं। और इनके इन्हीं आइडियाज़ से लोग अट्रैक्ट होने लगे, मेंस हैं और वुमेन्स हैं वो इस सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे कि भाई ये सोसाइटी में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जो अभी हमने अगर फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा 60% तो पीजेंट्स ही थे। तो ये जो थर्ड स्टेट था जिसके साथ बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था ये बहुत ज़्यादा था, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो ज़्यादा पॉपुलेशन अट्रैक्ट होने लगी लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियाज़ से, क्योंकि ये उनके हक की बात कर रहे थे। अब क्या हुआ, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड इटली, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड इटली में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई। इन्होंने बोला कि भाई हम किंग को हटाना चाहते हैं, हमें किंग का रूल पसंद नहीं आ रहा, हमें किंग अब नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, नेशनलिस्ट थे जितने भी उनमें भी बातें होने लग गई कि भाई कोई ऐसा रेवोल्यूशन लाओ जिससे कि जो नेशन है, जो वर्ल्ड है, उसमें हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिले, हर कोई अपने राइट को एंजॉय कर सके। अब देखते हैं टॉपिक 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म क्या होता है, पहले तो आपको वो आना चाहिए कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो कंट्री है उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी, जितने भी उसमें रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी।
होंगे और गवर्नमेंट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी विद इन सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सोशलिज्म का मतलब यही होता है और आप टॉपिक से ही समझ जाओगे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब क्या हुआ, सोशलिज्म वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, तो सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है कि कोई ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रख सकता, तो वही चीज़। और ये बोलते थे रूट्स ऑफ ऑल इल्स, सारी वजहों की जड़ है, ये सारी मुसीबतों की जड़ है कौन, कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हाथों में है यही सब चीज़ों की जड़ है, ये चीज़ें ये बोलने लगे। और जो इंडिविजुअल, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री ऑनर है वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिल रही है, पर वो अपने पर्सनल गेन की ही बातें कर रहा है, क्योंकि उनको तो वेजेस भी ढंग से नहीं मिल पा रहे और जो उनका वर्क आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, सैनिटेशन है नहीं, एजुकेशन है नहीं और उनकी लिविंग कंडीशन भी इतनी ख़राब है। अब हमने देख लिया कि सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। अब हम देखेंगे सोशलिस्ट के डिफरेंट विजन्स। सोशलिस्ट कौन है जो सोशलिज्म में बिलीव रखता है। अब हम देखते हैं, एक हमें बताया हुआ है रॉबर्ट ऑन के बारे में। रॉबर्ट ऑन कौन थे, एक मैन्युफैक्चरर थे और वो बोलते थे कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी हो। और सेकंड है लुइस ब्लैंक, ये भी बोलते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो इनकरेज करे कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अभी हम वो भी देख लेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, डोंट वरी, आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये। और ये कहते थे, लुइस ब्लैंक कहते थे कि ये जो गवर्नमेंट है ये कैपिटलिज्म को चेंज कर दे, मतलब कि सोशलिज्म ला दे। और ये बोलते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ये रिप्लेस कर दें कैपिटलिस्ट के साथ। मतलब कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म यही है, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट प्रॉपर्टी अब ना हो किसी के पास, सारा कुछ गवर्नमेंट का हो और गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्होंने अपनी कुछ एसोसिएशंस बना ली। इसमें बोला गया कि सारे लोग मिलकर इकट्ठा काम करेंगे और जो उनके बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनमें डिवाइड कर दिए जाएंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और फिर आते हैं थर्ड नंबर पे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। इन्होंने इसके फंक्शंस के बारे में बताया, सोशलिज्म मेथड के, सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी निकली है उसके कुछ फंक्शंस के बारे में बताया। जैसे कि मार्क्स का एक फंक्शन दे रखा है जो उन्होंने बताया कि हाँ भाई ऐसे चलनी चाहिए ये, या फिर इसमें ये होना चाहिए। इन्होंने बोला जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना उसको तो तुम कर दो कैपिटलिस्ट, मतलब उसको कर दो प्राइवेट, बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कर दो सोशली कंट्रोल, मतलब वो दे दो गवर्नमेंट के हाथ में। अब उसे गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे गवर्नमेंट देखेगी, उसे तुम अब अपना प्राइवेट नहीं कर सकते। और दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और यही लाएगी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को आगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है, क्लासलेस सोशल सिस्टम। क्लासलेस मतलब कि इसमें ना तो हम ये देखेंगे रिलीजन कि भाई ये वाला रिलीजन अच्छा है या फिर ये वाला रिलीजन अच्छा है, और ना ही हम ये देखेंगे कि ये वाला इंसान ज़्यादा कमाई करता है वो वाला कम करता है। ये क्लासलेस होगा एकदम, इसमें किसी भी तरीके की क्लास को नहीं देखा जाएगा और उसको क्लास के बिहाफ पे प्रिविलेज मतलब एडवांटेजेस नहीं दी जाएंगी। अब देखते हैं टॉपिक 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि भाई ये सोशलिज्म जो है उसको लोग उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हुए, तो अब देखते हैं क्या उन्होंने उसे सपोर्ट भी किया या नहीं, वो चीज़ हम देखेंगे। बाय 1870s सोशलिज्म के जो आइडियाज़ थे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे यूरोप में, सोशलिज्म को बहुत लोग पसंद कर रहे थे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और यही जो सोशलिस्ट है अपनी ही एक इंटरनेशनल बॉडी बना लेते हैं जिसको बोला गया द सेकंड इंटरनेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। और अगली चीज़ क्या है, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड के और जर्मनी के, उन्होंने अपनी एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसी लिविंग कंडीशन बेटर चाहिए थी, एक ऐसी कंडीशन चाहिए थी कि जिसमें वो जितने घंटे काम कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें वेजेस मिल सके विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके काम के हिसाब से उन्हें वेजेस मिल जाएं। और इन्हीं एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को हेल्प की फंड्स इकट्ठा करके और उनको डिस्ट्रेस करने के लिए, और जो उनकी डिमांड थी कि भाई रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब इतने टाइम तक आवर्स ज़्यादा थे, घंटे ज़्यादा काम उन्हें करना पड़ता था और उतनी उनकी वेजेस थी नहीं, तो उसी
मॉनार्की की डिमांड को भी इन्होंने थोड़ा नज़र में रखते हुए उनके लिए, अपने मेंबर्स के लिए काम किया। और राइट टू वोट, वो मेंबर्स राइट टू वोट भी चाहते थे, उनके लिए भी उन्होंने काम किया, क्योंकि इन्होंने पहले तो बोल दिया कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वही वोट दे सकते हैं, उनको ही राइट है वोट देने का, तो उनके लिए भी इन्होंने काम किया। अब देखते हैं जर्मनी ने काम किया एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और इसी पार्टी को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हेल्प भी की एक सीट विन करने में, पार्लियामेंट्री सीट विन करने में। और क्या हुआ, बाय 1950s क्या हुआ, जर्मनी में आ गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ब्रिटेन में आ गई लेबर पार्टी, फ्रांस में आ गई सोशलिस्ट पार्टी, और टिल 1914 जो सोशलिस्ट मेंबर है वो सक्सीड ही नहीं कर पाए, वो उसकी गवर्नमेंट आ ही नहीं पा रही थी, जबकि उन्हें लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, बट वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे, सक्सीड नहीं हो पा रहे थे। अगर इनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही थी तो फिर किसकी गवर्नमेंट आ रही थी? गवर्नमेंट आ रही थी कंजर्वेटिव्स की और लिबरल्स की और रेडिकल्स की, और सोशलिज्म को लोग सिर्फ पसंद कर रहे थे, उसकी गवर्नमेंट को चूज़ नहीं कर रहे थे। सो गाइज, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।